वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग रूपम, राम, शिवांश, पुनीत एंड ऑल्सो एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग मन्नत. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से. जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस वीडियोस नहीं देखे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाइक ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए. ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स है. तो आज क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करूँगी. टोटल 125 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके. ओके, चले तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं. फटाफट से सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है स्क्रीन पर. नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी कही जाएंगी? वेरी गुड इवनिंग विजय, वेरी गुड इवनिंग सोनी, प्रभात, शिवांश, राम, रूपम एंड ऑल्सो एवरीवन. जल्दी से बताएं, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी कही जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया? तो नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता इंक्लूडेड हो जाएंगी मिस्र की सभ्यता. मिस्र की सभ्यता क्यों फेमस रही थी? जिसको द बुक ऑफ डेड भी कहा जाता है ना. बेसिकली ये पिरामिडों का शहर कहा जाता है, पिरामिड के लिए फेमस है. गीज़ा के 3 पिरामिड तो आपको याद रखना है, खुफरे, खफरे एंड मैनकुरे. ये 3 पिरामिड्स. इसके सेंटर, ये वाला जो है बीच वाला खफरे, इसके सेंटर में एक स्फिंक्स नाम का लॉयन था जिसकी बॉडी ह्यूमन बीइंग की थी और जिसकी बॉडी ह्यूमन बीइंग का था और उसका जो फेस था, सॉरी, जिसका बॉडी जो था वो लॉयन का था. ठीक है, बॉडी लॉयन का और ह्यूमन बीइंग का फेस कैप्चर किया गया था. क्लियर? नेक्स्ट अगर बात कर ले इंडस वैली, तो आपको पता है इंडिया का 2nd नंबर पर आएगा. सबसे प्राचीन कौन सा कहा जाएगा? तो प्रागैतिहासिक काल. चीन की सभ्यता, चाइनीज आर्ट और मेसोपोटामिया. यूरोपियन आर्ट के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल. उसके बाद सेकेंडरी इंपॉर्टेंट ये है कि मेसोपोटामिया शुरू होता है, फिर क्रीट, माइसीनिया, ये प्रोसेस चलते रहते हैं. उसके बाद मिस्र की कला आती है. मिस्र की कला के बाद फिर शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है? ग्रीक, रोमन. ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर के रोमन एक अपना न्यू सिविलाइज्ड इकट्ठा करते हैं. फिर रोमन के बाद शुरू हो जाता है मिडल एज, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं: अर्ली क्रिस्टियनिटी, बेंजेंटाइन, रोमनस एंड गॉथिक. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आज तो खैर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाएगा स्पीड में. बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? और मेरी हैबिट में आ गया, यूज टू हो गई हूँ, बार बार आपसे क्वेश्चंस करती हूँ ना शायद इसलिए. तो बादामी की गुफा की खोज किसने की थी? ऑलमोस्ट सभी को पता है, स्टेला क्रैमरिच. कब की? 19, कहीं पर 24 मेंशन होता है, कहीं पर 34 और 35 इन टाइम ड्यूरेशन में. डेंजरफील्ड ने किसकी खोज की है? बाघ गुफा की. कब किए थे? 1818 में. तो बादामी में टोटल 4 गुफाएं हैं और जो डेंजरफील्ड ने बाघ की खोज किए थे इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं. मिस्टर मुरे से याद आया, 1830 ईस्वी में खोज हो चुकी थी सिगिरिया की गुफा की मेजर फॉर्मस के द्वारा, और 1889 ईस्वी में मिस्टर मुरे ने यहाँ पे 21 प्रतिलिपियां तैयार की हैं. नेक्स्ट, स्पेन की अल्तामिरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? एनिमल्स, जानवर बताना है. बैल, हाथी, भालू या फिर जंगली भैंसा, जिसको बाइसन कहते हैं. तो मोस्टली सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया गया है? फटाफट से बताइए. एग्जैक्टली जिन्होंने इसका डी आंसर किया है ऑलमोस्ट सभी का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं.
ये क्वेश्चन तो किसी की नज़र से नहीं जाएगा, ना मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सभी को पता है 1958 समथिंग भीमबेटका गुफा की खोज किए थे वीएस वागड़कर, उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। स्पीड में आंसर कीजिएगा बेटा, पूरे आज 25 क्वेश्चन 125 कंप्लीट कराने हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। जोगीमारा के चित्र बने हैं, देखिए जो जोगीमारा की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, कभी कभी सफेद पृष्ठभूमि नो डाउट करेक्ट कराया जा सकता है, बट एक्चुअल में बनी है कहाँ पर, सीलिंग पर, सीलिंग छत, टेरेस जो छत पे नहीं बोलते हैं दीवार, उस पे बनी है। सपोज कीजिए ये जोगीमारा की गुफा है, तो पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई है सीलिंग पर, जहाँ पे फैन वगैरह नहीं लगता है, तो ऊपर वाले पोर्शन में। तो होता क्या है, जोगीमारा की गुफा में पृष्ठभूमि वाइट कलर की होती थी, सफ़ेद पृष्ठभूमि होता था, सफ़ेद पृष्ठभूमि होता था। डिज़ाइनिंग किस कलर से की जाती थी, तो रेड कलर से। आउटलाइनिंग किससे की जाती थी, तो आउटलाइनिंग जैसे हम लोग पेंटिंग्स में कैसे करते हैं, ब्लैक कलर से कर देते हैं, ब्लैक से आउटलाइनिंग किया गया इवन। एंड द लास्ट वन इज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हाशिए किस कलर से बनाए गए हैं, तो सभी को पता होगा कि येलो कलर से, येलो, राइट। सो हियर द राइट आंसर इज ए, छत पर। मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं, कभी कभी सीलिंग सही कराया गया है कुछ प्रैक्टिस सेट्स में, कभी कभी छत उस पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर तो बनाया ही गया है, लेकिन एक्चुअल का उसका जो सरफेस है वो क्या है, तो वो छत है, सीलिंग। नेक्स्ट, अजंता चित्रकला का माध्यम फ्रेस्को, राइट। और टेक्निक क्या थी, टेक्निक जल्दी जल्दी से टेक्निक कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, टेक्निक आपकी ज़ुबान पर होनी चाहिए, इवन होंगी भी, मुझे यकीन है। माध्यम हो गया फ्रेस्को, टेक्निक कही जाएंगी टेम्परा। पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं, किस पर आधारित हैं, हिंदुत्व पर, ब्राह्मण पर, शैव मत पर या फिर बौद्ध मत पर। तो पालयुगीन पांडुलिपि चित्र किस पर आधारित कहा जाएगा, पाल। तो पाल जो है बेसिकली किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की महायाना शाखा, दैट मीन्स बौद्ध धर्म, जिसका टाइम 730 to 1197 समथिंग कहा जाता है। जैन अभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत, तो जैन शैली जो है, अभ्रंश शैली को जैन शैली कहा किसने, अभ्रंश शैली राय कृष्णदास कहते हैं उसको, जैन शैली कहते हैं पर्सी ब्राउन ने। उसका क्या फेमस था, तो कल्पसूत्र, 3 कल्पसूत्र फटाफट से कमेंट कर दें। एक 1380 वाला कल्पसूत्र, दूसरा 1439 वाला, तीसरा 1465 वाला। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए ये तीनों कल्पसूत्र कहाँ के फेमस है। इवन मुझे यकीन है मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स लर्न भी होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की, बूंदी, किशनगढ़, अलवर या फिर कोटा। तो राजा उम्मेद सिंह पूछा जा रहा है, राजा उम्मेद सिंह, राजा उम्मेद सिंह किसको मौलिकता प्रदान किए थे, उसे प्रदान किए थे जो हड़ौती का पार्ट है। तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए, 2 हड़ौती के पार्ट्स हैं, इवन दोनों का मैं टाइम भी डिस्कस कर लेती हूँ, जिसकी खोज 1342 में हुई थी। आप लोग के कमेंट्स भी देख ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कीजिए, सॉरी 1342 में तो कोटा इसका बूंदी का हुआ था, जिसकी खोज हुई थी 1625 में, कौन सा कहा जाएगा, कोटा। और 1857 से मैंने आप लोग को क्या याद कराया था, 1857 से, 1857 से क्या याद कराया था, क्या कर रहे हो अश्विन, अरे वाह वेरी गुड, वाह कीर्ति, कीर्ति ने कितना परफेक्ट आंसर किए हैं। वेरी गुड इवनिंग रेखा। मैं याद कराई थी 1857 से आपको झालावाड़, झालावाड़ याद कराई थी ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजपूत शैली किसके सम्मिलित नाम है, मत करो,
जाओ तुम अपनी स्टडी करो, यहाँ बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। रियली सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असल में मेरा छोटा वाला भाई बहुत डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट देखिए, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए, इवन सभी को पता भी होगा किसका सम्मिलित नाम कहा जाता है। राजस्थानी प्लस पहाड़ी है ना। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? राजस्थानी और पहाड़ी। वेरी गुड हर्ष, शिवांश, रेखा, राजेंद्र, तुषार, राम, शशि, प्रभात, इवन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। 1380 प्रभात ने बिल्कुल राइट आंसर किए थे। गुजरात वाला है जो सर्वप्रथम कागज पर चित्रित 14वीं शती का है। दूसरा मैं पूछी थी 1339 का, ये आपका 1339 मांडू वाला हो गया। प्रेजेंट टाइम मांडू वाला एग्जिबिट है राष्ट्रीय संग्रहालय में। 1465 वाला ये मैंने इसलिए आपसे पूछा है सिर्फ क्योंकि मैं बता तो काफ़ी बार चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट, मुगल शैली में रंग बनाए जाते हैं, कौन से रंग? मुगल शैली में बेसिकली कितने रंग पॉपुलर है ये भी बता दीजिए। तो रंग बनाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ कलर्स हैं 3 खनिज, और नंबर जो कलर्स के हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? एक आपका मिनरल्स कलर्स हो गया खनिज रंग, दूसरा नेचुरल कलर्स हो गया वानस्पतिक रंग, और तीसरा केमिकल कलर्स हो गया जो नेचुरली हम लोग प्रेजेंट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं वो वाला। केमिकल कलर्स मीन्स रासायनिक। वैसे रासायनिक मैंने उस दिन बताया था ना, दो कलर्स को मिला के, जैसे चूना और हल्दी को मिलाते हैं तो रेड कलर बनता है। उसके साथ साथ कपूर में सरसों का तेल अगर मिक्स करेंगे तो मतलब आग जब जलाएंगे तो बन जाएगा ब्लैक कलर्स, और तांबे में सिरका मिलाएंगे तो ग्रीन कलर्स बनेगा। वो भी कौन सा ग्रीन? ओलिव ग्रीन, जिसको काही कलर कहा जाता है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक क्या था? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक, तो हिंदू विषयों के पोषक कौन कहे जाएंगे? ऑफ कोर्स अकबर कहे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिंदू कलाकार भी थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए महाभारत हो गया, इसका इलस्ट्रेशंस करवाए थे, पंचतंत्र का इलस्ट्रेशन करवाए थे। बहुत सारे हिंदू मैथोडोलॉजी के सब्जेक्ट्स मैटर्स को इन्होंने कन्वर्ट कराया फारसी में। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, महाराजा संसार चंद्र निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल या फिर राजपूत? तो महाराजा संसार चंद्र जिसका टाइम कहा जाता है 1786 से लेकर 1805 तक का, कौन सा है वो? वेरी गुड इवनिंग अशद। तो आपको पता है ना ये पहाड़ी स्कूल था। पहाड़ी स्कूल का कौन सा पार्ट है? कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में कौन प्रसिद्ध है? कंपनी स्कूल। 2 ऑप्शंस में सेलेक्ट कीजिए, मुर्शिदाबाद या फिर पटना। पटना कहाँ से देख रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वेरी गुड, पटना, वेरी गुड एग्जैक्टली, जिसकी खोज 1943 में पीसी मानक ने किए थे। नेक्स्ट, मुझे पता है सबका कमेंट देख के उसमें रिप्लाई कर रहे होंगे। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से धरातलीय अलंकरण के मणिकुट्टी मोज़ेक कार्य किस शैली की विशेषता, एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है? ऑफकोर्स छोटे छोटे घन दैट मीन्स मोज़ेक, जिसे हिंदी में मणिकुट्टी बोला जाता है। इवन मोज़ेक पेंटिंग आप लोगों ने देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो मोस्टली सभी को देखना चाहिए। बड़ी प्यारी सी पेंटिंग्स होती हैं बाइजेंटाइन आर्ट की, जिसका टाइम कितना कहा जाता है? 1330 से 1453 का।
तो साथ के साथ अपना कंसेप्ट भी क्लियर रखा करें। जो 4 ऑप्शंस आप लोग देखते हैं, अभी तो जस्ट मैं स्पीड में प्रैक्टिस करा रही हूँ, अगर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो आपको भी पता है कि क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं। 1849 में लोरेंजो तथा इसाबेला कैनवस पर ये पेंटिंग्स किसके द्वारा बनाई गई जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? 1849 समथिंग, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 87 का, जिन्होंने 87 का बी आंसर किया है मोस्टली उनका बिल्कुल करेक्ट है। बी जिन्होंने आंसर किया है, लोरेंजो तथा इसाबेला पूछा गया था ना बेटा। जोस्वा रेनॉल्डर तो खैर दूसरा वाला उनका पेंटिंग हो गया, ये वाला नहीं है। ये किसका है? तो एवरेस्ट मिलेट का है। क्लियर? हाँ एग्जैक्टली हर्ष। अब फटाफट से पीआरबी का मुझे टाइम भी कनेक्टेड करें, तो टाइम याद है ना सभी को? प्राग रफेल ब्रदरहुड 1848 समथिंग टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। कौन कौन से कलाकार थे? बारबीजा ग्रुप के मिले, कोरो, त्रायर, रॉबिन, ये सारे कलाकार थे ना। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। उन्नीसवीं शती के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला वो कौन सा कहा जाता है? गॉथिक, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयतावाद या फिर यथार्थवाद? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी शैली चली थी? वेरी गुड हर्ष, आफ्ताब, अयान, बिल्कुल ऑलमोस्ट लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। यहाँ पर नियो क्लासिज्म डिस्कस कर लेते हैं। नियो क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में, जिसका शुरुआत 1780 से लेकर 1830 तक आपको नोट्स वगैरह में देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब इंग्लिश की ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि 1750 से लेकर 1830 का टाइम। न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जब 1850 का रिवॉल्यूशन हुआ था। 1850 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो 4 आर्ट मूवमेंट निकल कर आए। कौन कौन से? न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म। तो न्यू क्लासिज्म सबसे पहला, बरूक आर्ट के बाद रोकोको चला, आफ्टर एंड ऑफ द रोकोको न्यू क्लासिज्म शुरू होता है। बट न्यू क्लासिज्म आर्टिस्ट, नवशास्त्रतावादी कलाकारों ने बरूक कला, रोकोको कला को भी रिजेक्ट किया। इन्होंने किसको फॉलो किया? तो यूनान को किया, ग्रीक आर्ट को। ग्रीक आर्ट को इन्होंने फॉलो किए थे। ओके क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट देख लें, जिससे आपको पता है ना 1784 वाली पेंटिंग कौन सी थी? ओथ ऑफ होरासी, होरेशिया का फ्लड, जो ऑयल कलर्स में बनाई गई। प्रेजेंट टाइम कहाँ पे एग्जिबिट है? लूव्र म्यूजियम पेरिस में। अब पेंटिंग्स में बेसिकली किस थीम्स को डिपिक्ट किया गया? तो रोमन 3 ब्रदर्स एंड 1 फादर्स को। क्या पेंटिंग देखना पसंद करेंगे आप सभी? पेंटिंग देखना है? दिखाती हूँ आपको। अरे इंग्लिश वाली बुक्स कहाँ है? चलिए शायद नहीं दिखा पाऊंगी, बुक मेरा रूम में शायद रखा हुआ है। नेक्स्ट, वैसे आप लोगों ने देख भी रखा होगा ओथ ऑफ होरासी। अभी यूजीसी नेट जेआरएफ में मेरा जब सिलेक्शन हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन में भी ये वाली पेंटिंग से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। हॉलैंड के किस चित्रकार ने रात्रि की प्रहरी, द नाइट वॉच पेंटिंग्स रिप्रेजेंट किए थे? द नाइट वॉच। द नाइट वॉच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाई रैम्ब्रांड। कब बनाए थे? 1642। क्या दिखाया गया है? तो इस पेंटिंग में ड्रामेटिक वे, लाइटर शेड को कैप्चर किया गया। बरूक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? पता है मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 ऑप्शंस को भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जब भी वेस्टर्न आर्ट की क्लासेज क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि उसको पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर दूँ, लेकिन फिर भी आपके यूपीटीजीटी में इतना पूछा नहीं जाएगा, तो बस आज मैं प्रैक्टिस ही करा रही हूँ। रूबेंस, अल्बर्ट ड्यूरर, गुस्टर कॉर्बेट या फिर दोमी है। फिर भी मैं कुछ कुछ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बरूक शैली के कलाकार जनक कौन कहे जाते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है 1600 से लेकर 1750 तक का? कहाँ पे एक्सप्लोर हुआ था? तो एंड ऑफ द
मैनरिज्म है। जब मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट जिसको पोस्ट नसा कहते हैं, जैसे हाई रेनेसा, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, फिर पोस्ट नसा आता है। पोस्ट नसा एंडिंग होता है, मैनरिज्म हिंदी में रीतिवाद कहा जाता है। कब एंडिंग होता है? 1530 से 1580 तक। एंड ऑफ दी एंड ऑफ दी मैनरिज्म। कौन सा आर्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है? एंड ऑफ द मैनरिज्म बरूक आर्ट शुरू होता है। बरूक आर्ट, पीटर पॉल रिबन्स तो जनक कहे नहीं जाएंगे, जनक कहे जाएंगे कैरावेजियो, कैरावेजियो। अब पीटर पॉल रिबन्स का क्या रोल था? तो ये उसके मेंबर रहे थे। और ये आर्ट मूवमेंट बेसिकली ड्रामेटिक वे को कैप्चर किया गया है, मतलब वास्तविकता से अलग भ्रम दिखाया गया है। बिल्डिंग जो होती थी वो वास्तविकता से ऊपर बनाई जाती थी। अगर इसी के कंपेयर में रोकोको से कंपेयर किया जाए, जो 18वीं सेंचुरी में जिसकी खोज किए थे रॉबर्ट दी कोटी, जैम मेरी ऑन्टने, तो रोकोको में छोटे व आरामदायक भवन बनाए गए, मतलब छोटे आरामदायक, और यहाँ पे बड़े भवन बनाए गए। ये डिफरेंस है। गुड लिख। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय या जॉर्जियोन द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मेडोलिन वादक, द थ्री फिलोसफर, चारागाह में संगीत, द टेम्पेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉर्जियानो तो ऑफकोर्स सभी को पता होंगे ना। क्या हुआ? बहुत अच्छा लिखते बहुत अच्छा पढ़ाती है। आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ, सॉरी वो मैं भाई कुछ बोल रहा था। द टेम्पेस्ट से आपको कनेक्ट कराती हूँ। ये जॉर्जियानो वही वाले आर्टिस्ट हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टोरीज तो मोस्टली याद आ गई होंगी कि इनकी कैसे डेथ हो जाती है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो जॉर्जियानो थे इन्होंने द टेम्पेस्ट बनाए थे। जो द टेम्पेस्ट इन्होंने बनाए हैं, इसकी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, तो मोस्टली आप एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाएगा तो गलतियाँ नहीं करेंगे। एक स्टोरी होती है जिसको आंधी भी कहा जाता है हिंदी में इस पेंटिंग को। तो एक क्वीन होती है रानी, उनको षड्यंत्रकारियों ने महल से निकाल दिया था। तो वो एक धाय का रूप लेके अपने बेबी को लेकर आती हैं महल के बाहर, मतलब वो अपने हस्बैंड से, किंग से मिलने के लिए आती हैं। तो उसी स्टोरीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। बहुत अच्छी सी पेंटिंग है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, वेस्टर्न आर्ट की तो पेंटिंग सभी देख लिया करें। अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली एक पेंटिंग वेस्टर्न आर्ट की पूछी जाती है, एक पेंटिंग इंडियन आर्ट की पूछी जाती है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो यहीं कवर हो जाना है। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वेनस शीर्षक पर चित्र जिसके मध्य में कोमलांगी कामिनी के रूप में प्रेम की देवी वीनस को समुद्र में से प्रकट हुआ दिखाया गया है। इसके कलाकार कौन कहे जाएंगे? कलाकार बताइए। अरे वाह, वेरी गुड, सभी ने तो बिल्कुल राइट आंसर किया है, बर्थ ऑफ वीनस। अब आप मुझे ये भी बता दें प्राइमावेरा क्या है और किसके द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो बोटिचेली अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। जल्दी से बताइए प्राइमावेरा का। प्राइमावेरा क्या है और किससे कनेक्ट किया जाता है? तो प्राइमावेरा एक पेंटिंग है जो बॉटिचेली के द्वारा बनाई गई। अभी लास्ट ईयर में लास्ट डे जो क्लासेस आपका ली थी दोपहर वाला, उसमें प्राइमावेरा पेंटिंग भी आपको शो की थी आई थिंक। नेक्स्ट, फ्लोरेंस के प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजिलो से पहले 15वीं शती के सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन कहे जाते हैं? फ्लोरेंस के प्रथम महान शिल्पी माइकल एंजिलो से पहले, तो माइकल एंजिलो से पहले कौन थे फ्लोरेंस के महान शिल्पी? डोनाटेलो, वेराशियो, आंद्रिया मांटेग्ना, या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा साधना, वेरी गुड इवनिंग निधि। वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे, सॉरी वेरी गुड इवनिंग तनु, कैसी हो बेटा? नहीं भाई, क्यों किसी का नाम बिगाड़ के लिया जाएगा? जो एक्चुअल में नेम है वही लेंगे ना। एग्जैक्टली तो डोनाटेलो, देखिए ऐसे कहा जाता है कि
कि फ्लोरेंस में महान शिल्पी डोनाटेलो, डोनाटेलो के बाद आपके आ जाते हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो से इन्फ्लुएंस्ड होकर और कौन फेमस रहते हैं, तो बर्नीनी रहते हैं। ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा, इसलिए ये कनेक्टेड है एक दूसरे से क्योंकि डोनाटेलो से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने बहुत फेमस डेविड बनाए थे। माइकल एंजेलो से इन्फ्लुएंस्ड होकर बर्नीनी ने बहुत फेमस डेविड बनाया। बाकी जो ऑप्शन में है वेराशियो, तो आपको पता है कि विंसी के टीचर हैं। आंद्रिया मांटेग्ना, ये भी आपके अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वेरी गुड इवनिंग प्रीति, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सभी का ये वाला भी क्वेश्चन राइट है। लियोनार्डो दा विंसी की सबसे अधिक चर्चित पेंटिंग कौन सी कही गई है, तो ऑफकोर्स सभी को पता है ना। अरे वाह, वेरी गुड। मोनालिसा जो बनाई गई थी 1503 से 4 कहा जाता है ऑथेंटिकली बुक में, और वैसे कहीं कहीं पे आपको 1501 से 4 भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको इसलिए ट्रूथली मान रही हूँ क्योंकि जो मेरा वो इंग्लिश वाला हैवी बुक्स है उसमें भी यही ऑथेंटिक टाइम से ही बताया गया है। और मोनालिसा पेंटिंग बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी। इवन इस पेंटिंग को रेड कलर के टोन में दिखाया गया है। पेंटिंग पॉपुलर वुड पे बनाई गई है, पॉपुलर वुड, और प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है लुव्र म्यूजियम पेरिस में। मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? राज कपूर, सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, ये फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ निधि, एग्जैक्टली बेटा, बुक में यही टाइम मिलते हैं 1903 to 546। 6 तो बहुत लेट हो गया, 6 नहीं 4 तक में कंप्लीट हो गई। ओके, तो देखिए मेरा नाम जोकर ऐसे कहिए ना, मेरा नाम जोकर किसने कह दिया? राज कपूर ने कह दिया। तो ये किसकी मूवी है? राज कपूर की। वेरी गुड, मोस्टली सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफर कौन कहे जाएंगे? प्रसून जोशी, शाहिद कपूर तो पता है फिल्म स्टार है। प्रसून जोशी क्यों फेमस रहते हैं? तो प्रसून जोशी, इनका संबंध एडवर्टाइजमेंट से था। इसके साथ साथ और क्या थे प्रसून जोशी? 96 कैंसिल कीजिए। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए फेमस रहे थे। प्रदीप सरकार। नेक्स्ट है अविनाश पसरीजा, तो ये एक फेमस फोटोग्राफर कहे जाएंगे, अविनाश पसरीजा। ओके, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्धकालीन जो मूर्ति मिली थी बुद्ध की, कांस्य की ये प्रतिमा है, प्रेजेंट टाइम कहाँ पर ये एग्जिबिट है? तो ये एग्जिबिट है बंगिम म्यूजियम, बंगिम में। ठीक, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किए। नेक्स्ट देखते हैं, सेरीग्राफी इज योर फेवरेट क्वेश्चन। आई थिंक इतनी बार आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है, तो सेरीग्राफी का जो रिलेशन रहेगा वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग से रहेगा। डोंट माइंड कि मैम ये 4 ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हैं, जब क्वेश्चन देख के आप तुरंत आंसर कर दे रहे तो क्या ज़रूरत है बाकी सारे ऑप्शंस को देखने का। सिटीस्केप 1948 कांस्य में बनाई गई थी, तो सिटीस्केप किसकी है? ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सिटी स्क्वायर किसकी है? अम्बर्तो जोकोमेटी की या फिर हेनरी मूर की? वेरी गुड, एग्जैक्टली, जिन्होंने 99 का बी आंसर किया है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 3 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। वो जो 4 आर्टिस्ट दे दिए जाते हैं उनकी साइड में पेंटिंग दे दी जाती है, मैच द फॉलोइंग वाले, वो वाले क्वेश्चन ये हैं। शाहजहां का गुजरना 1909 किसकी पेंटिंग है? शाहजहां का गुजरना, अवनीनाथ टैगोर, सत्यनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस या फिर यामिनी रॉय? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पे राइट आंसर है कि शाहजहां का गुजरना किसका था? अवनीनाथ टैगोर का। नेक्स्ट, कुतुब मीनार परिसर महरौली दिल्ली में अवस्थित स्थित इंडो इस्लामिक स्मारक है। कौन सा इंडो इस्लामिक स्मारक? कुतुब परिसर महरौली में स्थित है इंडो इस्लामिक। सॉरी, सभी को पता है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। आप सभी को ये भी पता होगा कि 4 मीनार है हैदराबाद में। चांद मीनार भी पता है ना,
चांद दरवाज़ा नहीं, चांद मीनार अगर कहें कहाँ पर है तो ये है दौलताबाद में। और कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद है आपका इंडो इस्लामिक इमारत जो कुतुब परिसर के प्रांगण मेहरौली में है। और गुलाम वंश का अगर प्रथम अवशेष पूछ लिया जाए तो गुलाम वंश का सर्वप्रथम कहा जाएगा कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद। रसमंजरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय देवी दास इन विच स्कूल्स? बसौली स्कूल। पहाड़ी का सबसे प्राचीन पार्ट है। मातृ देवी जिनको मदर गॉडेस कहते हैं। यहाँ पे मैं रुकूंगी, जल्दी से मदर गॉडेस का मुझे साइज बताएं आप लोग। मदर गॉडेस की साइज क्या है? मदर गॉडेस जो मिली हुई है मोहनजोदड़ो से, राइट, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, उसका साइज क्या है? 22 इंटू 8 इंटू 3। चिकोटी पद्धति में मिट्टी से बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, टाइम याद रखें आप सभी। कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी, ये किसने बनाया था? इस पेंटिंग को वो वाली पेंटिंग्स कहते हैं बैंडेड ईयर, इंग्लिश में कहा जाता है बैंडेड ईयर। हाँ, ऑलमोस्ट सभी ने राइट आंसर किए हैं। वेरी गुड। साधना, प्रभात, रेखा, अरविंद, वेरी गुड, वेरी गुड साधना। वैन गॉग से क्या याद आया? कुछ रिमाइंड हुआ? आप लोग वैन गॉग को बहुत मिस करते हैं। वैन गॉग ही वॉज ए वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट इन विच स्कूल? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जिसकी शुरुआत हुई थी 1880 से लेकर 1905 तक। उसके जनक कहे जाते हैं पॉल सजा, और इन्होंने वैन गॉग ने बनाया था बैंडेड ईयर। उन्होंने जो अपने कान काट के अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए थे, तो उसी टाइम में ये शायद पेंटिंग आई थिंक बनाए होंगे अकॉर्डिंग टू मी। बैंडेड ईयर वाला वर्ड रेज ऑफ लाइट्स है। वर्ड क्या है? व्हाट इज कलर्स? तो रेज ऑफ लाइट प्रकाश के गुण हैं। आर.एस. बिष्ट कौन थे? आर.एस. बिष्ट कौन थे जो लखनऊ के बाढ़ के दृश्यों के लिए फेमस रहे थे? लेखक, समकालीन चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार। ऑफकोर्स सभी को पता है कि ये समकालीन चित्रकार हैं। ठीक है, वेरी गुड। मोस्टली सभी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर किए हैं, सारे ही स्टूडेंट का राइट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। यू नो हु इज शी लतिका कट कौन है जो बड़े ह्यूज पे स्कल्पचर्स बनाती थी? जब ये स्कल्पचर्स बनाती थी तो ये क्या कही जाएंगी? अरे वाह, वेरी गुड। मोस्टली सभी का राइट आंसर है। जब ये ह्यूज पे स्कल्पचर बनाती है दैट मीन्स ये मूर्तिकार हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन प्रेमचंद्र, नेकचंद्र सैनी, एम.एस. रंधावा या फिर ली कॉर्बेज है। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है? नेकचंद्र शैली, जिनको इंस्टॉलेशन का जनक कहा जाता है। एक्रेलिक रंग का क्या गुण होता है? देर से सूखता है, जल्दी सूख जाता है, रंग विन्यास उन्नय के लिए उपयोग या फिर ड्राइंग के लिए? तो मैंने आपको एक्रेलिक की हिस्ट्री बताई थी ना कि 1950 ईस्वी में एक्रेलिक की खोज किसने की थी? 1950 टाइम ड्यूरेशन समथिंग एक्रेलिक कलर्स की खोज किए थे सतीश गुजराल इंडिया में। अगर फॉरेन में बात किया जाए तो संडे ग्रुप, लैटिन ग्रुप के द्वारा किया गया था। इसकी जो रेज ऑफ इंटेंसिटी होती है वो जल्दी सूखने का काम करती है। तो क्यों जल्दी सूखती है, इसका रीज़न भी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्टली सभी बच्चों ने यहाँ राइट आंसर किए हैं। दीप्ति, ममता, सुहाना, राजेंद्र, अरविंद, राम, निधि, सोनी, शशि, कीर्ति, निधि, शिवांश, प्रभात, अरविंद, ममता, सचिन, हमद, निधि, सॉरी। क्यों जल्दी सूखता है आप लोगों ने बताया नहीं। मैं तो आप लोगों की रिप्लाई देख रही थी कि सभी लोग ने रिप्लाई सही दिए हैं। जल्दी सूखता क्यों है? वेरी गुड शशि। शशि का यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। फास्ट ड्राई होता है जस्ट बिकॉज इसमें रेजिन मिक्स होता है। किसका फेवरेट है रेजिन आर्ट? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे रेजिन आर्ट करते हैं?
और जो नहीं करता है वो करिएगा। बड़ा थोड़ा सा कॉस्टली होता है रेजिन का मटेरियल, लेकिन रेजिन आर्ट बड़ा अच्छा होता है। कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी की यूज़ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी का यूज़ होता है, बट ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता है, मेहनत नहीं लगता है। अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय, तो देखिए 9-10 का गुफा संख्या पूरा चला कितना था, 200 BC से 628 AD तक। तो 9-10 का टाइम कितना कहा जाता है, 200 से लेकर 300 तक का। 16-17 का टाइम कितना कहा जाता है, 350 से लेकर 475 या फिर 500 तक का। और उसके बाद 1-2 जो है इसका 500 समथिंग, 475 500 से लेकर 628। तो ये 628 जो हुआ कितना हुआ, 7वीं सदी हो गया ना। सो ये द राइट आंसर इज बी, 7वीं सदी। अब आप लोगों का कमेंट देख लें। वेरी गुड वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, पेपर कोलाज, मोन्टाज या फिर क्रॉपिंग। तो ऑफकोर्स सभी को पता है, जब आप पेपर की कतरनों को फाड़ करके कोई पेंटिंग्स बनाएंगे उसको कोलाज कहेंगे। और मोन्ताज और फोताज क्या होता है, तो मोन्ताज दादावादी कलाकार ने यूज़ किया, दादाइज्म आर्टिस्ट ने यूज़ किए थे। और फोताज क्या होता है, तो फोताज वो वाला स्टाइल होता है। देखिए जो कोलाज का विकसित रूप है उसको मोन्ताज कहा जाता है। और उसके बाद जो फोताज होता है, ये फोताज पद्धति सरलिस्ट आर्टिस्ट ने यूज़ की हैं। सरलिस्ट आर्टिस्ट 1925 में, जिनके पास अल्टर इग्रो नाम का पैरट हुआ करता था, क्या नाम था उनका, अल्टर इग्रो नाम का पैरट हुआ करता था, उन्होंने सबसे पहले नेचुरल हिस्ट्री बनाई थी, नेचुरल हिस्ट्री, वो भी फोताज पद्धति में। उनका नेम था अल्टर इग्रो, अल्टर इग्रो नामक उनके पास पैरट था। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री 1925 में फोताज पद्धति में बनाया था। उनका नेम क्या था, मैं आपसे ये पूछी हूँ, उनका नेम था मैक्स अर्नेस्ट। वेरी गुड। अयान, प्रभात, निधि और सुहाना, राम, विजय, कीर्ति, हर्ष, मोस्टली सभी ने राइट आंसर किए हैं। कोलाज का विकसित रूप ही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपको कोलाज का टाइम ड्यूरेशन पता ही है, इवन कहाँ पे विकसित हुआ आपको ये भी पता है। कोलाज के 2 पार्ट्स थे ना, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के, सिंथेटिकल क्यूबिज्म एंड एनालिटिकल क्यूबिज्म। एनालिटिकल चारों तरफ से विजिट करते थे, सिंथेटिकल में कैप्चर करते थे कोलाज को, 2 डायमेंशनल सर्फेस पे 3 डायमेंशनल फॉर्म को रिप्रेजेंट किए। भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी, ग्लास पेंटिंग के लिए विश्वविख्यात है, तो कांच पेंटिंग के लिए तंजौर फेमस है। तंजौर का ध्यान रखिएगा, चोल काल का फेमस रहा था, जिसका टाइम कहा जाता है 17वीं से 18वीं सदी। यहाँ से एक कलाकार थे, तंजौर शैली के कलाकार, जो उभरे हुए कलाकार कहे जाते हैं। उनका क्या नेम था, राजू जाति के, आंध्र प्रदेश के राजू जाति के कलाकार थे। रेखावली पुस्तक लेखक किसके हैं, रेखावली किसकी कही जाएगी, रामचंद्र शुक्ल की है। ओके, वेरी गुड इवनिंग कुमार अनिल। और किसने बोला है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। रेखावली एग्जैक्टली। रामचंद्र शुक्ल से कुछ रिमाइंड हुआ आपको, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल कौन थे, तो ये किस में फेमस है, इनको क्या कहा जाता है, समीक्षावादी कलाकार। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भिक्षुक बुद्ध 5वीं शती नामक भित्ति चित्र अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट की गई थी, कैब नंबर 16, 17, 10 या फिर 2। भिक्षुक बुद्ध, वेरी गुड। अरे वाह, सभी का मोस्टली राइट आंसर है। वेरी गुड इवनिंग दीनानाथ। भिक्षुक बुद्ध वही राहु समर्पण वाली पेंटिंग्स है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको टाइम भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट,
गेरुए रंग की अंकित आहत स्वर नव पाषाण युग के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप वहीं आ जाइए जहाँ पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक स्थल रहा था, जिसकी खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 में की है और जॉन कॉकबर्न ने 1883 में घोड़मंगर से गैंडी के आखेट के लेख भी रिप्रेजेंट किए थे और उसके साथ ही साथ पब्लिश भी किए थे ना, प्रकाशित किए थे। एग्जैक्टली मोस्टली सभी का राइट आंसर है मिर्ज़ापुर। और भीमबेटका जिसकी खोज 1958 में वीएस पाकड़कर किए थे। 1922 नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद मनोरंजन घोष। 1932 हंटर का है और 36 में यहाँ पे 1936 में पेंटिंग का डेवलपमेंट खोज हुआ। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, जौनपुर, दिल्ली या फिर पटना? तो खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पटना में मिलेगा। ओके। आज के भारतीय चित्रकार उन्मुख हैं भारतीय पारंपरिक कला शैली की ओर, एकेडमी शैली की ओर, अमूर्त शैली की ओर या फिर प्रतीकवादी शैली की ओर? आज का भारतीय चित्रकार क्यों उन्मुख है? बताइए फटाफट से। वेरी गुड। मोस्टली सभी बच्चों का यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है 17 का। आज का भारतीय चित्रकार उन्मुख है, बोलते हैं ना कुछ हमने न्यू क्रिएटिविटी कर दिया, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। दैट मीन्स अच्छा भारतीय, सॉरी, हाँ भारतीय, आज का भारतीय उन्मुख है। तो भारतीय क्यों उन्मुख है? भारतीय पारंपरिक कला शैली की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सोचते हैं ना अपनी एकेडमी को फॉलो करें, अपने आर्ट्स को एक्सप्लोर करें। डॉक्टर जगदीश गुप्त विशेषज्ञ थे, किसके विशेषज्ञ थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने मिर्ज़ापुर में किसकी खोज किए थे? प्रागैतिहासिक कला। और डॉक्टर जगदीश गुप्त की एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, सॉरी पुस्तक है, क्या नेम था इनकी पुस्तक का? पुस्तक का नेम बताइए। वेरी गुड, सभी ने ये तो सही बताया, प्रागैतिहासिक स्थल, वो भी किसका? विडम जैसे स्पेस का। विडम आपको पता है कौन कौन विडम गया है? कोई स्टूडेंट ऐसा है विडम विजिट करने गए थे? मिर्ज़ापुर में है। प्रागैतिहासिक चित्रकला करके इनकी पुस्तक है। सुंगकालीन, उदयगिरी एंड खंडगिरी, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? नियर अबाउट भोपाल, भुवनेश्वर, विदिशा या फिर कांगड़ा। उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अगर सिर्फ उदयगिरी पूछा जाता तो मोस्टली विदिशा करेक्ट हो जाता, राइट? तो ये है आपका भुवनेश्वर में। और ओनली विदिशा में क्या है? तो ये है उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा किस काल की है? उदयगिरी की गुफा आपकी कही जाएगी गुप्त काल की। उदयगिरी और ये खंडगिरी ये शुंग काल की है। उदयगिरी की गुफा गुप्त काल की है, विदिशा में है। इवन उदयगिरी की जो गुफा है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अब आप मुझे बताएंगे कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो मोस्टली सभी को पता होगा ना, जैन धर्म से संबंधित है। ये थोड़ा सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसी आसान में हिप्नोटाइज आप हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि नियर अबाउट बिल्कुल सिमिलर हो जाता है। तो अच्छे से समझ के इनको पढ़िएगा। अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? अजंता की सबसे प्राचीनतम चैत्य गुफाएं, चैत्य है कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। अब बाकी जो शेष बचते हैं वो बिहार में इंक्लूड हो जाते हैं। बिहार गुफा सबसे प्राचीन चैत्य कौन सी कही जाएगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
मैं बुक लेकर आया तब ना पढ़ाई करेगा, बस बैठा रह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 120 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हर्ष, निर्माण की दृष्टि से हो जाएगा। राइट आंसर है आपका निर्माण की दृष्टि से 13 और चित्रण की दृष्टि से सबसे प्राचीन 10। वेरी गुड हर्ष। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर कीजिए। तो देखिए सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है, यहाँ चैत्य पूछा जा रहा है, तो चैत्य सबसे प्राचीनतम वैसे तो इसमें 10 को कराया गया है, बट सबसे प्राचीनतम होना चाहिए था एक्चुअल में 9। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 9 होना चाहिए था, बाकी इसमें 10 कराया गया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग क्यों लाए हो तुम ये सब? लाए हो? नहीं पीना हमको। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहाँ कहा जाता है किसको? अजंता को, जोगीमारा को, पाल लघु चित्रों को या फिर भीमबेटका को? तो इंडिया का जो गोल्डन एज है वो कौन सा कहा जाएगा? नियर अबाउट आप ऑप्शंस दिखाएं। वेरी गुड, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है जोगीमारा, अरे सॉरी जोगीमारा, अजंता की गुफा। भारतीय चित्रकला का गोल्डन सेक्शन, और इसको और किस नाम से जाना जाता है पता है? इसको शास्त्रीय कला के नेम से भी जाना जाता है। सभी को पता होगा ना, शास्त्रीय कला के नेम से भी जाना जाता है। क्लासिकल एज। होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? नागर, द्रविड़, बेसर? तो देखिए 3 शैलियाँ होती हैं, एक होता है नागर, दूसरा होता है द्रवीण, तीसरा होता है बेसर। तो पूछा गया होयसल मंदिर, होयसल मंदिर किससे रिलेटेड हो जाएगा? बेसर से, राइट। नागर शैली का क्या पहचान है? ये उत्तर भारत में एक्सप्लोर होता है। उत्तर भारत में इसका सर्वश्रेष्ठ टेम्पल कौन सा कहा जाता है? और सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, और सर्वश्रेष्ठ कलिंग शैली वाला आपका हो जाता है लिंगराज। सेकेंडरी आ जाते हैं द्रविड़ शैली पर। तो द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत में एक्सप्लोर होता है, गोपीग्राम इवन खपुरी इसका फेमस रहता है। द्रविड़ शैली और नागर शैली में डिफरेंस क्या है? नागर शैली हमारे उत्तर भारत के मंदिर है इस तरह से, द्रविड़ शैली के मंदिर इस तरह से होते हैं, और बेसर शैली के मंदिर अर्धचंद्राकार होते हैं या फिर गोलाकार होते हैं, इस तरह से होते हैं। और बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ का मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर? वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर किए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? चलिए फाइनली 1 आवर आपका कंप्लीट भी होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? तो पेंटिंग के पर्पज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, एक सेकेंड, पेंटिंग के पर्पज से टोटल नंबर ऑफ केव्स 4 थे। पहली शैव धर्म से संबंधित, दूसरी और तीसरी, और एक चौथी थी जैन धर्म से संबंधित। तो 4 ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी और 5वां वाला जैन धर्म से संबंधित था। और सबसे ज़्यादा आपको पेंटिंग के पर्पज से देखने को मिलेगा। गुफा नंबर 2 सबसे छोटी गुफा कही जाती है, और गुफा नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा कही जाती है। तो 2 तो छोटी हो गई और 3 क्या हो गया? बड़ी हो गई। तो जो सबसे बड़ी रहेंगी उसी गुफा में तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स अवेलेबल होंगे, दैट मीन्स तीसरी गुफा में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन निदेशक राय कृष्णदास थे। इनके प्रथम एवं आजीवन सभापति अध्यक्ष कौन कहे जाते हैं?
पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर वासुदेव सरल अग्रवाल। भारत कला भवन मेंशन किया है डायरेक्टली से, तो आप कहाँ पर जाओगे? अरे वाह, वेरी गुड। जिन्होंने बीएचयू का इस्टेब्लिशमेंट, प्रथम एवं आजीवन निदेशक राय कृष्णदास थे, जिसके प्रथम आजीविक सभापति, तो प्रथम सभापति रविन्द्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे तो पता है ना, वाराणसी में बीएचयू अगर पूछ लिया जाता तो बीएचयू के तो आपके हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय, और भारत कला भवन से पूछ लेता वाराणसी का तो इसके हो जाते हैं आपके राय कृष्णदास, राय कृष्णदास। लेकिन यहाँ पे सभापति अध्यक्ष पूछ लिया गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि नहीं? हर्ष बोल रहे हैं राष्ट्रगान वाले। राष्ट्रगान से मुझे क्वेश्चन रिमाइंड हुआ, राष्ट्रगान कितने मिनट्स के होते हैं, कितने सेकंड्स के होते हैं? सेकंड, नॉट 30 सेकंड। मॉर्निंग में तुम 30 सेकंड में करते हो, रात में? जल्दी से बताइए, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अरे वाह, हर्ष ने बिल्कुल सही आंसर किया, 52 सेकेंड्स का होता है। ये क्वेश्चन तो बचपन की यादें आ गई ना, स्कूल टाइम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे, मैम पूछती थी कितने सेकेंड्स के होते हैं। प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और सांस्कृतिक कर्मी रहे थे कौन? रॉय कृष्णदास, सॉरी कृष्ण नारायण कक्कड़, मदन लाल नागर, जगदीश स्वामीनाथन या फिर SL ठाकुर। लेखक, समीक्षक और सांस्कृतिक कर्मी कौन कहे जाते हैं? तो ऑफकोर्स सभी को पता होगा, वेरी गुड। सुहाना बोल रही हूँ, भूल जाते हैं। अच्छा, कौन कहे जाएंगे? सेलेक्ट कर दूँ ए पर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एग्री फॉर हियर ए आंसर? तो देखिए ए आंसर ही होना है। सो फाइनली आज की क्लास में आपके 125 क्वेश्चन स्पीडली कंप्लीट हो गए। अब एवरीवन, सभी लोग 9 PM पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। रात 9 बजे यहाँ पर आपको घटना चक्र की बुक कवर करा जा रहे हैं, घटना चक्र का बुक। तो घटना चक्र बुक मोस्टली सभी को अटेंड करना है। ये एक बुक इतनी स्पेशल बुक है कि इंडियाज़ बेस्ट बुक में इनको इंक्लूडेड किया जाता है। और जितने भी टीचर्स बन गए हैं TGT टॉप लेवल पर, जिनका ग्रेड टॉपेस्ट लिस्ट में नाम था, उन लोगों ने भी यही सजेस्ट किया है कि ये बुक्स ज़रूर अच्छे से रीड करें जो आगे फ्यूचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बुक का पढ़ने का मेन मकसद ये नहीं है सिर्फ बुक्स पढ़ लो, बुक्स के साथ साथ अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, ठीक है? नहीं प्रीति, मैं थकती नहीं हूँ। आप लोगों का इतना सारा मोटिवेशनल कमेंट्स देख के आई एम वेरी हैप्पी विद यू ऑल टाइम। कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग तो पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम निधि, मोस्ट वेलकम सचिन एंड ऑल्सो एवरीवन। तो देखिए 9 PM पर तो आप लोग को किसी भी हालत में कनेक्टेड होना है। एक बार फिर से मैं अपने क्लास का टाइम आपको रिमाइंड करा देती हूँ। एक आपकी क्लासेस 2 PM पर होती है, दूसरी क्लासेस आपकी 5 PM पर होती हैं, तीसरी क्लासेस आपकी 7 PM पर होती हैं और चौथी क्लासेस आपकी 9 PM पर होती हैं। ये 4 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इवन जो भी स्टूडेंट यूपी TGT का उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यूपी TGT का मैं पूरा सिलेबस कवर करा रही हूँ। साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेंगे, PDF के फॉर्म में मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस नोट्स PDF के फॉर्म में। इंडियन आर्ट पूरा कंप्लीट, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर मुगल प्रागैतिहासिक कला, वैदिक काल, उसके बाद प्रागैतिहासिक कला, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, सारे गुफा जोगीमारा से लेकर जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा, सारे गुफा के PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, एवरी यूनिट के साथ, जैसे आज आपको मैंने प्रागैतिहासिक कला पढ़ाया तो उससे रिलेटेड आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो जितने भी यूनिट वाइज नोट्स होंगे उसी नोट्स से फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। एक दिन पहले आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मिस्टेक्स आप यहाँ करेंगे वापस से फिर से जाकर उस नोट्स को देखेंगे कि हमने क्या गलती कर दी। तो आपको पीडीएफ, पूरे पीडीएफ मिलेंगे। भारतीय चित्रकला में मान लीजिए पूरे गुफाओं की कला कंप्लीट करने के बाद मध्यकाल शुरू हो जाता है, जो पाल और अभ्रंश शैली चलती है उसके पूरे नोट्स मिलेंगे। उसके बाद दक्षिणी शैली के नोट्स। आपको मेरे नोट्स बहुत पसंद आएंगे। एक सेकंड में शो करती हूँ पीडीएफ अपने नोट्स का। मेरा नोट्स भी थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है, वैसे मैंने खुद प्रिंटिंग कराई है। प्रिंटिंग कराई क्या, मैंने खुद ही से टाइपिंग किया है लैपटॉप में। जब फ्री टाइम में होती हूँ तो बैठकर टाइपिंग कर लेती हूँ MS वर्ड पर। तो प्रॉपरली नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ एवरीडे आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और प्रत्येक दिन 125 क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी। उसके बाद भी ये 125 क्वेश्चन 8 बजे मैं कराती हूँ, फिर 10 बजे इसका रिवीजन कराती हूँ। तो जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, मुझे जहाँ तक आइडिया है वो 300 प्लस एवरीडे क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद फिर उसको मैं रिवीजन करा देती हूँ। तो 2 से 3 बार एक ही दिन में उनका रिवाइज हो जाता है। तो एवरीडे मैं उनको नोट्स देती हूँ, नोट्स के साथ साथ उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज होता है, 125 क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस के लिए होता है, साथ ही साथ 20 से 25 क्वेश्चन कलाकार से रिलेटेड होते हैं, आर्टिस्ट से, जिनमें से हमने अभी तक यूपी के कलाकार कवर कराए हैं, आधुनिक और समकालीन कलाकार कवर करा दिए हैं, बंगाल स्कूल के तो पूरे डिटेल में कलाकार कंप्लीट कराए हैं। अब शुरू हुआ है ग्रुप्स, तो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए ये मेरे नोट्स हैं दक्षिणी शैली, तो इस तरह से ये इतने ज़्यादा मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि जब भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर उनका मन नहीं भी होगा पढ़ने का, कुछ चीज़ें उनकी नज़रों से छूट जाएगा, तो मैंने इस तरह से बोल्ड कर दिया है कि वो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, उनके सारे माइंड में एक्यूरेट हो जाएंगे, अच्छे से वो पढ़ के रिविज़न कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी आपको 4 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। और जो स्टूडेंट अगर नोट्स के साथ साथ क्विज क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे होता क्या है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर कर देते हैं, दैट्स इट। वहाँ पर आप देखेंगे अकेले में बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो 2 डाउट्स में होगा, आपका डाउटफुल क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी हेल्प मिल जाएंगी आपको। मैम जी आपका इतना यूट्यूब पर विजय बोल रहे हैं, मैम जी आपके इतना यूट्यूब पर कोई मेहनत नहीं करता है, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए इतना ही सफिशिएंट है। मैम आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, आप बहुत मेहनत करती हैं यूट्यूब पर। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैम जी हमारी 9 PM पर क्लास होती है, हम नहीं देख पाएंगे, सॉरी। इट्स ओके प्रभात, आप जो बताना चाहते हैं बताइए। अच्छा मैम इस बुक की नेम बता दें। अच्छा, सारे कमेंट्स मैंने आप लोगों के देख लिए हैं। मोस्ट वेलकम एवरीवन। प्रीति का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। प्रीति एवरी टाइम आप मुझसे इस तरह से कनेक्ट हो जाएं और क्वेश्चन पेपर जो मैं सीरीज शेयर करती हूँ, क्वेश्चन पेपर क्विज क्लासेस, वो अच्छे से अटेंड करें। साथ के साथ जो नोट्स देती हूँ वो पढ़िए, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, मुझे यकीन है। चलो क्लास ऑफ कर, बोलना है, हेलो बोलना, सभी तुमसे बड़े हैं, बोलो हंस लो। बोलिए, कैमरा इधर कर दे तुम्हारी तरफ। इतना कॉन्फिडेंस, हम क्लास ऑफ कर देंगे तो। हेलो मैम एंड सर, ऐसे बोला जाता है। गुड इवनिंग कौन बोलेगा? गुड इवनिंग मैम एंड सर। नीचे आता नहीं दिखेगा। ये मेरा छोटा भाई है जो बहुत परेशान करता है, आप लोग की क्लासेस में बहुत डिस्टर्ब कर देता है। कभी मुझे पानी पीने के लिए लाएगा, कभी चिप्स और कुरकुरे लेकर आएंगे, बोले खाते रहिए, खाते खाते पढ़ाइए। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।